मैं विकलेश कुमार आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर का प्रो साइड से दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर कैप वर्ल्ड 71, ठीक है, CAPWRLE 71, इस चैनल पर पहले चैप्टर को 5 अलग अलग पार्ट्स में बना करके मैंने उसे रिलीज कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो है दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम एक भाषण है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, और ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब वह देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे। जब वह देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद जो है इन्होंने अपना पहला भाषण राष्ट्रपति के तौर पर दिया, और उसी भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हम सबको पढ़ने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं और इनके अपने थॉट को, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने भाषण के माध्यम से लोगों के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्रहित के बारे में, लोक कल्याण के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या सोचते हैं, क्या अपना एक विजन, एक लक्ष्य लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में जो है इनका डेथ हो गया था, यानी कि इनका देहांत हो गया था। बॉर्न इन हैदराबाद, लेखक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, और जो हमारे लेखक हैं यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो एक फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, ठीक है, ग्रेट से ग्रेटेस्ट बना हुआ है। तो हमारे देश के जितने भी महान से महान जो है स्वतंत्रता सेनानी हुए, यानी वे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, ठीक है, जैसे आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है, सुखदेव का नाम सुना है भाई, उसी प्रकार से जो है जितने भी महान से महान, चंद्रशेखर आजाद हो, बोस हो, इन सब में से एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे कह रहा है कि एज वेल एज, साथ ही साथ, एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक उत्कृष्ट यानी विशिष्ट यानी काफी खासियत से भरे हुए जिस व्यक्ति को बोलते हैं, एक एजुकेशनिस्ट का अर्थ होता है शिक्षावादी। एजुकेशनिस्ट का अर्थ क्या होता है? शिक्षावादी। तो हमारे जो लेखक हैं वह एक उत्कृष्ट शिक्षावादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कह रहा है यानी डॉक्टर हुसैन जो थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कब? तो 1967 में। कब? 1967 में, ठीक है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और अर्लियर का मतलब होता है इसके पहले, यानी कि जब ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के पहले इन्होंने हमारे राज्य, हमारे स्टेट बिहार जो हमारा स्टेट है, इसके गवर्नर के पद पर, गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल, गवर्नर का अर्थ क्या है? राज्यपाल। तो ये हमारे राज्य के राज्यपाल के तौर पर हमारे राज्य की सेवा पहले कर चुके थे, और फिर देश के राष्ट्रपति के तौर पर, है ना, हमारे देश में अपना सेवा दिए। इसके बाद कह रहा है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो चैप्टर हम लोग भारत इज माई होम पढ़ रहे हैं यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है अंश, टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा हिस्सा। तो यह एक हिस्सा है, एक छोटा सा टुकड़ा है। किस चीज का? तो फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, ठीक है, उस भाषण का, जिस भाषण को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश के जब राष्ट्रपति चुने गए तो जब उसका उन्होंने शपथ ग्रहण किया, तो शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने जो है ये भाषण को दिया था, जिस भाषण को हम लोग सुनने जा रहे हैं या फिर पढ़ने जा रहे हैं, और उसका एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेस हिमसेल्फ। इन हिज फर्स्ट स्पीच, समझेंगे कि यह इनका पहला भाषण था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर इनके द्वारा दिया गया यह पहला भाषण था जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ही प्लीजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से, स्वयं से कुछ प्लीजिंग, कुछ कसम खाते हैं, कुछ शपथ लेते हैं। एक शपथ तो वो होता है जब किसी पदभार को संभालते हैं लोग, तो उस पदभार को संभालते समय इनको क्या किया जाता है, जैसे गीता पे हाथ रखवाया जाता है और बोला जाता है कि आप ये कसम खाएं कि आप अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी जनता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से उस
शपथ को ग्रहण करने के बाद ये खुद से कुछ कस्में, खुद से कुछ वादे, खुद से कुछ जो है ना, क्या बोलते हैं कि कस्में होती हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। जब तक देश के राष्ट्रपति रहेंगे, देश के सर्वोच्च पद पर रहेंगे। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का जो है, हमारे देश का किसी भी देश में जो है सर्वोच्च पद होता है, किंतु एक और खासियत है हमारे देश की कि भले ही राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, राष्ट्रपति का भवन जिसमें राष्ट्रपति बैठते हैं वो सबसे बड़ा होता है, किंतु हमारे देश में राष्ट्रपति सिर्फ नाम के शासन होते हैं, यानी नामित शासक होते हैं। वास्तविक शासक तो यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। फिर भी अपना अपना औहदा अपने अपने स्थान पर होता है, ठीक है, अपना औहदा अपने स्थान पर होता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका, ये बात तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भवन, प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति भवन इस धरती का सबसे बड़ा भवन है और उनका पद हमारे देश में सबसे बड़ा पद है। क्या करते हैं लेखक कि खुद से कुछ कसम खाते हैं और कहते हैं कि टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी कि जब तक देश के राष्ट्रपति रहेंगे हम पूर्ण रूप से, टोटलिटी, ठीक है, पूर्ण रूप से इंडियाज कल्चर का, यानी कि भारतीय संस्कृति का सर्विस का अर्थ होता है सेवा, यानी भारतीय संस्कृति का हम सेवा करेंगे। यानी जब तक देश के राष्ट्रपति के तौर पर रहेंगे तब तक अपने राष्ट्र की सेवा, अपने राष्ट्र के संस्कृति की सेवा करते रहेंगे, वो भी पूर्ण रूप से। आगे जो है आप देखेंगे, वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, यानी कि कुछ सवाल ऐसे दिए रहते हैं जिनको आपको एक ग्रुप बना लेना है और समूह बना करके, जो है ग्रुप मतलब समूह होता है, समूह बना करके आपस में सिर्फ डिस्कस करना होता है। इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए बनाया गया होता है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज समझाने का प्रयास किया गया है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, पहला क्वेश्चन है, परोपकार घर से शुरू होता है। परोपकार घर से शुरू होता है कहने का अर्थ है कि कोई भी अच्छा काम, बुरा काम, ठीक है, शुरुआत उसकी हमसे होती है। अगर समाज में जो है कुछ बुराइयां देख रहे हैं तो जो बुराई फैलाने वाले लोग हैं वो बुरा करना सीखे कहाँ होंगे, तो अपने घर से। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो पहले जो है अपने शरारत में पिता के पॉकेट से वो पैसा निकाल लेता है, फिर नहीं मिलने पर जो है घर में चोरी करता है, जब घर में नहीं मिलता है तो वो बाहर जाकर के चोरी करने लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को ऑब्जर्व करता है, उसके माता पिता एक अच्छा व्यवहार अपने बच्चे के सामने, एक आदर्श व्यवहार अपने बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वही व्यवहार, वही जो है बर्ताव जो है उस बच्चे में आता है, और जब वो समाज में जाता है, समाज का हिस्सा बनता है, तो वो वैसा ही व्यवहार लोगों के साथ करता है जैसा उसने ऑब्जर्व किया हो। तो तात्पर्य है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे रीजन है कि हम पास्ट में, मतलब अपने घर में, अपने अपनों से, अपने माता पिता से हमने कुछ सीखा है, जो कि बेहतर सीखा है, ठीक है। दूसरा चीज है, अगला प्रश्न है, द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि समूचा विश्व, भारत जो समूचा विश्व जो है एक परिवार है? हाँ बिल्कुल है। हमने तो फर्स्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, हम भारत से रहते हैं और भारत वाले लोग जो है इस बात में पूरा विश्वास रखते हैं। किस बात में? वर्ल्ड ब्रदरहुड में, यानी विश्व बंधुत्व में, विश्व भाईचारे में। हम भाईचारा निभाने के लिए ऑन द टॉप जाने जाते हैं ना, ऊपर होते हैं, हमारे नीचे ही कोई होता है। मतलब जब भाईचारा निभाने की बात आती है, तो जब बात ये आती है कि क्या पूरा देश, पूरा दुनिया जो है वो एक फैमिली है? हाँ है, हमारी नजरों में है। बाकी दुनिया वाले लोग माने चाहे ना माने कि पूरी दुनिया है इंटायर फैमिली, लेकिन हम सब तो जरूर मानते हैं भाई कि पूरी दुनिया, क्योंकि हम तो दुआ भी करते हैं, हम मतलब प्रार्थना भी करते हैं, तो उस प्रार्थना में हम सबकी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पीछे हमारी वो होली स्क्रिप्चर्स है, वो क्या कहती हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना और विश्व का कल्याण हो। हमारे कल्याण नहीं, सिर्फ हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी कि भारत के जो लोग हैं वह कहीं न कहीं मानते हैं कि समूचा विश्व हमारा जो है परिवार की भांति है, हम सब आपस में भाई बहन है ना, एक दूसरे के। आगे कहते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एक घर का कोई एक निजी व्यक्ति और घर के बाकी जितने भी सदस्य हैं, या फिर पूरा एक परिवार एक निजी व्यक्ति पर निर्भर करता है और एक निजी व्यक्ति जो है अपने परिवार पर निर्भर करता है? तो हाँ, ये भी बहुत हद तक सही है। आप इसे समझेंगे कि जैसे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम, नाम बताओ, फिर अपने
मतलब उनके पिता का नाम पूछा जाता है, उनके अपने खानदान के पूर्वजों के नाम पूछे जाएंगे। क्या होता है, आप अच्छा काम कर देना तो पूरी अपनी पीढ़ी तक के नाम ली जाती है। और देखिए एक चर्चा होता है कि हाँ अरे भाई इस खानदान से आता है, यहाँ के लोग तो वैसे वो आपने सुना होगा किस्सा राम राज्य में जो चलता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मतलब एक प्रथा बन गई थी कि हम जान दे देंगे लेकिन अगर किसी को वादा किए हैं तो उस वादा को हर हाल में हम निभाएंगे। अब आप इस मतलब को समझिए कि क्या मैंने कहा कि एक व्यक्ति से उसके परिवार की छवि बनती है और बिगड़ती है, और किसी परिवार से किसी व्यक्ति के भी छवि का आकलन होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, ठीक है, हर वे में तो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में आप कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव सेंस में भी हर बार सही नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब को आप इस तरह से आकलन ना करें कि भाई उसका कवर देख रहे इसका कवर सही नहीं लग रहा है, इसका मतलब कंटेंट सही नहीं होगा इसमें। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर का कंटेंट बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए कि इंडिविजुअल, एक आदमी से उसके परिवार की पहचान बनती है। चोर होगा, पूरा खानदान को लोग चोर कह देंगे, वो अब उसके माता पिता और उनके परवरिश पर प्रश्न उठा देते हैं, और ये जायज भी होता भी है, ठीक है। तो हम अच्छा करते हैं, हमारी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ जाती है। एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं, जैसे लोग जानते हैं कि अच्छा उस फैमिली से हाँ आपको रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। या फिर उन्होंने अपने जीवन में नाम ना कमा करके बदनामी कमाई होगी, तो फिर क्या होती है कि लोग फिर हम पे हंसने लगते हैं और कह रहे हैं अरे यार वैसे खानदान का है, दूर रहो, ठीक है, दूर हटाओ इससे। तो कहीं ना कहीं एक निजी व्यक्ति से परिवार की छवि बनती है, और एक परिवार से एक निजी व्यक्ति का भी छवि बनता है। अब ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम अपना नाम खराब करके अपने पूर्वजों तक का भी नाम खराब कर देते हैं, ठीक है। ये सब जग जाहिर है। आइए अब हम सब जो है अपने पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये 3 सवाल थे जिनको हम लोगों को सिर्फ आपस में डिस्कशन करना था, किंतु अब यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉलेज की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, आई मस्ट कॉन्फेस। क्या कहते हैं लेखक? आई मस्ट कॉन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। क्या चीज? दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, कि जो मैं ठीक है, यानी कि लेखक जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को कहते हैं कि मैं ओवरवेल्म हूँ। ओवरवेल्म का मतलब होता है गदगद होना, खुशी से भर जाना, अपार खुशियां, बहुत सारी खुशी एक साथ महसूस करना, इसको हम लोग बोलते हैं गदगद होना। तो लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात को अवश्य कन्फेस करना चाहिए। कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है, वो स्वीकार करना चाहिए कि मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत अधिक खुश हूं, गदगद हूं। क्या रीजन है, क्या कारण है? तो कहते हैं बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, उस भरोसे के कारण, उस विश्वास के कारण, जो भरोसा जो विश्वास हमारे लोगों ने, पीपल है ना, हमारे लोगों ने मुझ में या मेरे ऊपर जो दिखाया है, जताया है, ठीक है। कैसे? तो कहते हैं कि बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कहते हैं इस धरती का जो सबसे ऊंचा कार्यालय होता है, माने सबसे बड़ा कार्यालय होता है, इससे बड़ा कोई कार्यालय नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति के भवन से बड़ा भवन, मैंने बोला कि इस धरती पर कोई भवन नहीं होता, चाहे आप कितना भी बहुमंजिला मकान बना ले भैया, लेकिन उस कीमत की, सर उस भवन की उतनी कीमत नहीं हो सकती है, वो वैल्यू नहीं हो सकता है जो वैल्यू एक राष्ट्रपति के अपने जो है राष्ट्रपति भवन का होता है, ठीक है, उनके भवन का होता है। तो याद रखिए, कहते हैं कि जब मुझे इस देश के सबसे बड़े पद पर चुना गया है, सबसे बड़े भवन के लिए चुन करके हमारी देश की जनता ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, दिखाया है, उस विश्वास से मैं गदगद हूँ, ठीक है। यानी देश का राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, और इसका क्रेडिट किसको देते हैं? तो इसका श्रेय देते हैं जनता को। कहते हैं कि अगर ये जनता वो विश्वास नहीं रखती मेरे ऊपर, तो शायद हम इस देश के राष्ट्रपति नहीं चुने जाते। तो जैसे ही मुझे ये मौका मिला भाई, तो लेखक जो है, लेखक को जैसे ये मौका मिलता है तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो है हमें जो है राष्ट्रपति के रूप में देखा, और आज जो है मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में, है ना, कार्यरत हूँ। तो इस प्रकार से अपने खुशी को जाहिर करते हैं। लेखक कहते हैं ओवरवेल्म, बहुत ज्यादा खुश, एकदम गदगद हूँ। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and the wealth of experience, rarely to be found anywhere.
अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके पूर्व हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग टीचर डे भी मनाते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इनके पहले यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने सुना होगा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपके जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनके बाद जो है चुना जाता है जो है वो होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से पूर्व जो राष्ट्रपति हमारे देश के रहे हैं यानी प्रेसिडेंट रहे हैं, ये उनके बारे में बात करते हैं। ऐसा यूजुअली कब होता है कि कोई नेता किसी नेता के बारे में बात करे, कोई मतलब अभिनेता किसी अभिनेता के बारे में बात करे और उनके बारे में बखान करे, लेकिन यह जो है देखा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से पूर्व राष्ट्रपति का बखान करते हैं। और क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आपको जो परीक्षा में 1 नंबर से लेकर के 2-2 नंबर क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे। कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि जब राधा कृष्णन राष्ट्रपति भवन में आए थे तो अपने साथ लेके आए थे, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, उसी का V2 फॉर्म है ब्राउट, लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, तो ए मेंटल इक्विपमेंट है, ठीक है, अपने साथ एक मेंटल इक्विपमेंट, मेंटल का मतलब होता है मानसिक और इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, यानी कि दिमाग से काफी मजबूत थे लेखक। तो क्या कहते हैं कि एक मानसिक हथियार लेकर के आए थे। दूसरा है ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, अथाह ज्ञान। इरुडिशन का अर्थ होता है अथाह ज्ञान और डिग्री का अर्थ होता है डिग्री। आपने सुना है कि हमें हमारे पास इंटर का डिग्री है और ग्रेजुएशन का डिग्री है। क्या कहते हैं लेखक कि जब देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने साथ अथाह ज्ञान का डिग्री, कोई मैट्रिक का डिग्री लाता है, कोई इंटर का डिग्री लाता है, कोई ग्रेजुएशन का लाता है, कोई MBA है ना, BBA MBA और BCA MCA, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रेसिडेंट बने तो वो अपने साथ कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं, अथाह ज्ञान यानी ढेर सारे ज्ञान का डिग्री अपने साथ लेकर के आए। और कह रहे हैं कि वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वैसे तो जो कोई भी व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो वो धन कमाता है और कमा कर लेके जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब राधा कृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो वो धन कमाए नहीं, वो धन ले करके आए थे। क्या चीज, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वो अपने साथ एक धन लेके आए थे। क्या चीज का, तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, यानी अनुभव रूपी धन लेकर के आए थे। तो आप जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये शुरुआत में शिक्षक के रूप में अपना जीवन चलाते हैं, फिर जो है हमारा बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU जो है वहां पर भी ये काम कर चुके हैं, और वहां पर ये जो है एक काउंसलर के रूप में जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर उन्होंने काम किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर अपने देश के वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो कई जगहों पर टीचर के रूप में काम करना, चांसलर के पास मतलब चांसलर जिसे बोलते हैं, चांसलर के पद पे, ठीक है, तो वो उन्होंने काम किया हुआ है। तो एक तरह से आप देखें तो इनके पास ढेर सारे काम का अनुभव था, इसलिए लेकर कहते हैं कि ये बहुत प्रकार का अपने साथ अनुभव लेकर के आए थे, अनुभव रूपी धन लेकर के आए थे। तो 3 चीजें लेके आए भैया। पहला चीज है क्या कहते हैं, मेंटल इक्विपमेंट, दूसरा चीज डिग्री ऑफ एरुडिशन, एंड द थर्ड वन वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव का ढेर सारा भंडार लेकर के आए थे। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और ये बड़ा दुर्लभ है कि एक ही आदमी में ये 3 गुण पाए जाए, उसके पास दिमाग भी बहुत हो, अथाह ज्ञान भी हो, और उसके पास ढेर सारा अनुभव भी हो। यह एक दुर्लभ चीज है, यह अक्सर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए तो अपने साथ वो इतना चीज लेकर के आए, ठीक है, काफी रेयर है। आप हर जगह ऐसे टैलेंट को नहीं पा सकते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, पूरा जीवन, जिंदगी भर लेखक ने अपना सारा जीवन निकाल दिया, अपने आप को डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर दिया। किस चीज के प्रति, तो नॉलेज और ट्रूथ के परस्यूट में। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, यानी ज्ञान और सच्चाई के खोज में। परस्यूट ऑफ का अर्थ होता है खोज, ठीक है, यानी ज्ञान और सच्चाई के खोज में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिए। आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसे कि मैंने बोला कि ये देश के राष्ट्रपति भी थे, लेकिन इनके जन्मदिन को हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं। क्यों, तो इन्होंने कहा था कभी किसी भाषण में
कि मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान जो है किसी राष्ट्रपति के रूप में न रहे, बल्कि मेरा पहचान हमेशा एक शिक्षक के रूप में रहे। ये हमारे लिए सबसे पसंदीदा जो है पहचान है। तब ऐसे महान आत्मा को हम लोग जो है टीचर डे के रूप में, है ना, सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक कि पूरा जीवन निकाल देते हैं सच्चाई और ज्ञान के खोज में, ठीक है। और he has done more than probably any other man bring out and explain Indian philosophical thought and oneness of the all true spiritual value। क्या कहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वह किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। He has done, कह रहा है कि मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, शायद ही कोई हमारे देश में ऐसा व्यक्ति होगा जितना काम इन्होंने किया उतना काम उन्होंने किया। विशेष तौर पे किस क्षेत्र में, तो हमारे फिलोसफिकल यानी कि हमारे दार्शनिक जो थॉट्स हैं, विचार हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो विचार हैं, दार्शनिक विचार जो है, हमारे जो सांस्कृतिक विचार, धार्मिक विचार हैं, इन सब का एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने कितना बढ़िया से किया है, शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने उतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया। और जो वननेस का काम किया, वननेस का मतलब एकीकरण होता है, मतलब एक करना। जितने भी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, यानी लोगों की अपनी मान्यता है, कोई कहता है हम हिंदू इस्लाम मानते हैं, कोई कहता है मुस्लिम है हम इस्लाम मानते हैं, कोई हिंदू कहता है हम सनातन मानते हैं, तो कोई ईसाई क्रिश्चियन आते हैं वो कहते हैं कि हम जो है यीशु को मानते हैं, तो बहुत सारे ईसाई धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। तो कई प्रकार के लोग आएंगे, ये सबको ना एक धागे में पिरोने के लिए जाने जाते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक धागे में पिरोने के लिए जाने जाते हैं। तो वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनको एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए फेमस थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे कह रहा है कि he has never lost his faith in the essential humanity of the man, और इन्होंने कभी भी अपना भरोसा नहीं गवाया, ठीक है, कभी भी अपना विश्वास नहीं गवाया। किस चीज से? तो कह रहे हैं कि इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी इंसान और जो है इंसानियत होती है, मानवता होती है, उस पर से इनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। ये हमेशा से इंसानियत में विश्वास रखते थे, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ नेवर किस टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन द डिग्निटी विद द जस्टिस। और कहते हैं ही नेवर, ठीक है, उन्होंने कभी भी खुद को, हिमसेल्फ, स्वयं को, किस्ट का अर्थ होता है रोकना, ठीक है, स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने अपने आप को कभी भी नहीं रोका। किस चीज के लिए? था टू चैंपियन, चैंपियन का अर्थ होता है सहायता करना, चैंपियन का अर्थ क्या होता है? सहायता करना। तो इन्होंने अपने आप को कभी भी सहायता करने से नहीं रोका। किसके लिए? किसका, या फिर जो है कि क्या नहीं करने से रोका, भाई किसकी सहायता? तो करे द राइट ऑफ ऑल मेन, वो चाहते थे कि हमारे समाज में हर एक आदमी, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो कुछ भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए कि वो चाहते थे कि हर एक आदमी अपने राइट का मतलब होता है अधिकार पूर्वक अपना जीवन जिए। तो हर आदमी अपना अधिकार पूर्वक जीवन जिए, इसके लिए उन्होंने कभी भी लोगों के लिए प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। मैंने उनके लिए कोई ना कोई जो कुछ जितना कुछ बन सकता था, आखिरी सांस तक लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे और उनके लिए कार्य करते रहे। एंड विद जस्टिस, और सॉरी डिग्निटी एंड विद जस्टिस, तो साथ ही साथ लोगों के पास जब अधिकार रहेगा तो वो डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमा। लोग गरिमा से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। गरिमा से करने का मतलब सर उठा के, ठीक है। और नहीं तो जब हमारे पास जो है अपनी गरिमा नहीं होती है तो हम सर झुका करके गुलामों की तरह, दासों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, इन्होंने इतना प्रयास किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि हर आदमी गर्व से, गरिमा पूर्वक अपने सर को उठा के, है ना, उसे कभी किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े, किसी के सामने शर्मिंदगी ना झेलना पड़े, किसी से किसी भी प्रकार का अत्याचार उसके ऊपर ना होके, क्या करें? विद जस्टिस, लोग न्याय के साथ, ठीक है, न्याय के साथ, किसी के दबाव में आकर नहीं, ठीक है, न्याय के साथ और जो है गरिमा के साथ, अधिकार के साथ लोग अपनी जीवन जिए। इस बात की लड़ाई, यानी लोगों के अधिकार के लिए, लोगों की गरिमा के लिए और लोगों के न्याय के लिए, ठीक है, इस बात के लिए पूरा जीवन सर्वपल्ली राधाकृष्णन लड़ते रहे, पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए ज्ञान और सच्चाई का खोज करने में और बाकी लोगों की सहायता करने में। कभी भी वो अपने आप को ऐसा करने से रोके नहीं। इससे एक आधार बनता है कि जो काम सर्वपल्ली राधाकृष्णन करके गए हैं वैसे कार्य को आगे से हम करेंगे। ये जाकिर हुसैन का एक तरह से जब अब ये बिल्डअप दे रहे हैं ना कि हमारे पहले वाले ने इतना कुछ किया तो सोचिए हम क्या करेंगे आने के बाद, ठीक है।
और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है तो इसे एक बात और समझ में आता है कि नहीं, वास्तव में ये आदमी कुछ कर सकता है, क्योंकि इसने किसी बड़े आदमी को अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आज वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी शेष जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और आप लोगों से विदा लेने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे YouTube चैनल CAPWORLD कैप वर्ल्ड 71, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर भी करिए। हर बार की तरह एक बार पुनः हमसे कहेंगे कि आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे मुझे और हम मेरे चैनल को वो शिखर पर लेकर के जा सकता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।